बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इमरान खान साहब 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में भरपूर एहतजाज करने के लिए पुरज़्म कहते हैं कि मईशत संभालनी है तो जरदारी और शरीफ खानदान का पैसा वापस लाया जाए, मुल्क संभालना है तो फौरी इलेक्शन कराया जाए। साथ साथ जो हुकूमत है वो पुरज़्म है, पुर उम्मीद है, वो कहती है कि जी IMF से जो डील है उसमें अब 7th और 8th रिव्यू के जो पैसे हैं वो इकट्ठे हमें मिल जाएंगे। लेकिन साथ साथ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जुलाई में मजीद लोड शेडिंग होगी। उमर अयूब साहब कहते हैं कि जी पेट्रोल 320 और बिजली 45 रुपए फी यूनिट होगी। ये मामलात क्या हैं? पंजाब की हुकूमत जो है क्या खतरे में है, क्योंकि वहां कोर्ट की प्रोसीडिंग भी चल रही है। तमाम मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद नियाजी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा, सीनियर तज्जियाकार मारूफ एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब और जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ साहब। शैला रजा साहिबा, अब ये जो सूरत हाल या जो मंजरनामा, मजीद लोड शेडिंग और इकोनॉमी की सूरत हाल, और उमर अयूब साहब कहते हैं कि जी 45 रुपए फी यूनिट बिजली और 320 रुपए फी लीटर पेट्रोल, ये सूरत हाल कहाँ जाएगी? अब वो कहते हैं जुलाई में मजीद लोड शेडिंग होगी, तो अब इससे ज्यादा और क्या होगा? उमर अयूब को तो पहले ये ख्याल करना चाहिए कि बिजली का जो आपने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के मद में जो माहिदा किया है वो आप करके गए, मौजूदा हुकूमत ने नहीं किया। और जो माहिदा आप करके गए हैं उसके हिसाब से आप कुछ करें ना करें, हर थोड़े दिन बाद बिजली के यूनिट की कीमत जो है वो बढ़ रही है। इसमें नया कोई हमने नहीं किया। रही बात पेट्रोल की और सारे इसकी, तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से दोबारा ये बात करूंगी कि मौजूदा हुकूमत का अभी कोई माहिदा नहीं हुआ है IMF से। अभी तो जो आपके बिगड़े काम हैं वो हम संवार रहे हैं। तो अब तो ये बहरहाल रिव्यू है जो अभी तक हो रहा है कि उसमें हम बेहतर करना चाह रहे हैं। लेकिन जो बारूदी सुरंगें बिछ गई हैं उनका एक तरीका यही है कि रिव्यू हुआ, वरना और ज्यादा होता। और दूसरी बात कि हमने डिफॉल्ट होने से बचाया है। ये हमने अपने लिए एक सियासी तौर पर हमारे लिए एक बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन अगर ये न करते तो फिर क्या होता? अभी मैं देख रही थी पॉलिसी स्टेटमेंट हिना रब्बानी खड़ साहिबा का नेशनल असेंबली में, और उन्होंने यही कहा कि हम जो फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। आज जो है हम आज के जब अखबार देख रहे हैं तो फ्रांस की कर्जे की अदायगी जो है वो मौखर हुई है और पाकिस्तान को 10.7 करोड़ डॉलर जुलाई और दिसंबर में अदा करने थे, अब उनको 6 साल में अदा करेगा और 1 साल की उसमें छूट भी है। इसी तरह जो अभी मिफ्ता इस्माइल का आपने बयान दिया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि दोनों साथ मिला के जो 1 साल का एक्सटेंड हो जाएगा और 7th और 8th रिव्यू मिला के एक साथ 2 अरब मिलेंगे आपको, 2 अरब डॉलर। इसके अलावा दोस्त ममालिक की भी पेशकश हुई है। फौजी फाउंडेशन समेत 1.5 दर्जन सरकारी कंपनियों के हिस्सेस जो है वो चढ़ने का हुआ है। और सऊदी UAE ने भी सरकारी कंपनियों के 10% शेयर का। तो ये आज के अखबारात की खबरें जो कि खुशाइंद हैं, उनके बाद हम डिफॉल्ट होने से बच रहे हैं। और दोस्त ममालिक जो हैं, जो कि हमने ये यकीन दहानी कराई है कि हम माहिदे पे अमल कर रहे हैं, तो हमारे साथ एक सीधा रास्ता बना रहे हैं। G20 ममालिक से भी हमें रिलीफ मिला था कर्जों के ऊपर। चलें अमजद नियाज़ी साहब, ये शैला साहिबा ने कहा कि ये जो मुआहदा था IMF के साथ आपका था, ये उसको हम निभा रहे हैं। ये जितनी महंगाई है ये सब कुछ वही है, हमने तो अभी कोई मुआहदा किया ही नहीं है IMF के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो तारिक भाई, हमसे पहले भी 22 मरतबा जो है वो IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान और ये जितनी भी पार्टियां हैं ये हमसे पहले भी जा चुकी हैं। कोई हम नए नहीं थे। हम तो इन्हीं की जो मुसीबत है जो पाकिस्तान के गले में है, कितने बड़े बड़े कर्जे लिए गए। आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ साहब इनके लिए कितने कर्जे छोड़ के गए थे। फिर पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए कितने कर्जे छोड़ के गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत संभाली तो इन लोगों ने तो हमारे गले में और पाकिस्तानी कौम के गले में जो है ना फंदा डाल के गए थे। और हुआ क्या, उस फंदे से निकलने के लिए आपको वापस इसलिए जाना पड़ा IMF के पास कि आपके पास पैसे ही नहीं थे। आपकी इकोनॉमी बैठ चुकी थी। आपने उसको संभाला देने के लिए
IMF के पास गया, लेकिन हम IMF के साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन हमने लेटने का, IMF के आगे लेटने का एग्रीमेंट नहीं किया था। पाकिस्तान में गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम हम जरूर लेके आए थे, गरीब मुकाओ प्रोग्राम नहीं लेके आए। और आज ये देखें जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसका बहुत जायजा है, आप बेशक इन्वेस्टिगेशन कर लें कि जो जितना भी डॉलर ऊपर गया है तो उसके हिसाब से इनको तेल जो है वो बढ़ाना पड़ा, 40 रुपए वो ले लें, और फिर जो रिफाइनरीज की इन्होंने 50 पैसे 60 रुपए 60 रुपए जो इन्होंने रेट बढ़ाया उसके प्रॉफिट का, तो वो भी पाकिस्तानी कौम के गले में आए ना, तो वो हमारे गले में तो ना डाले ना, अपने गले में डालें। और तीसरा बात यह है कि हम फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे, हम कहते आए थे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जरूर लें, लेकिन आप मुल्क के साथ खेल ना खेलें, मुल्क के खिलाफ साजिश ना करें। मुल्क अपनी इकोनॉमी दोबारा जो है वो हमारी कौम ऊपर उठना शुरू हुई है, रिकवरी पोजीशन है, ये वो हालात नहीं है जिसमें आप, और ये इनको बड़ी ये कहते थे कि हम तो बड़े लायक फायक हैं, इनकी लियाकत पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिर डुबो गई है। और आज पाकिस्तान के लोग न बिजली है ही नहीं, बिल भी दे रहे हैं, बिजली फिर भी नहीं है। ये आप देखें कि बिजली के बिल आ रहे हैं लेकिन बिजली नहीं है, बिल जरूर दे रहे हैं। और दूसरा देखें कि इन लोगों ने सिवाय NRO लेने के अलावा पाकिस्तान की आवाम के लिए सिवाय दुख, दर्द, लोड शेडिंग, पानी, मुश्किलात क्या नहीं कर दिया। अब इंडस्ट्री बंद, अगर बिजली नहीं तो इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी, गैस नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि इनकी लियाकत को जो है वो हम कितने सलाम पेश, वो 7 तोपों का जो सलाम पेश करते हैं जी हम। ठीक, मैं अमीर अब्बास साहब का पॉइंट लूं, मगर शैला साहब कोई कमेंट करना चाह रही हैं? अगर शैला साहब आप कहते हैं तो फिर मैं अमीर साहब की तरफ से। पहली बात यह है कि नियाजी साहब IMF के पास जाने के कोई खिलाफ नहीं था, हम भी गए, लेकिन शौकत तरीन साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने IMF से जो मायदा किया था उसकी आसान तरीन शराइत थी। मैं तो मिनिस्टर बनाऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा इकोनॉमी कहाँ जा रही है, बड़ी मुख्तलिफ शराइत है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एस पार्टी नहीं, रियासत आप एस पार्टी के से माहिदा नहीं करते, मुल्क माहिदा करता है, आप माहिदा करके मुकर जाएं, आपका मिनिस्टर कहे कि हमने कीमतें बढ़ाई तो वापस ले ली, तो उसका खमियाजा तो हम कौम नहीं भुगतना था ना। अल्टीमेटली मुल्क से दुश्मनी, हमसे दुश्मनी आपने निकाली। ये जो मैंने आपसे बात की है, IMF की वेबसाइट पे देख ले, ये मायदा मौजूद है कि आपको लेवी जो है वो 4 रुपए पर पेट्रोलियम वो तो खुद शौकत तरीन साहब ने कहा कि 30 रुपए तक आप नहीं ले गए। अब तो मगर मिफ्ता साहब कहते हैं कि 50 रुपए ले जानी पड़ेगी क्योंकि वो जी। अमीर अब्बास साहब, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से एक फिगर आते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हमने बुरी इकोनॉमी को संभाला, एक ये हुकूमत है जो कहती है जी IMF का मुआहदा हमने नहीं किया था, इन्होंने किया। ये सारी बातें वो हैं जो शौकत तरीन साहब ने की थी। ये अगर एक आम आदमी है जिसको ना ये पता है अफराते ज़र क्या होती है, जिसको ना ये पता है IMF का क्या है, कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर, वो फैसला कैसे करे कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है? क्योंकि आर्गूमेंट ये है कि 2 महीने में अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो 2 महीने में ये हालत तो ना होती ना। 2 महीने में हमने कोई ऐसा कोई बुराई तो नहीं कर दी जिसकी वजह से सब तबाही हो गई। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। जैसे शैला साहबा फरमा रही थी कि अगर पाकिस्तान IMF के पास जाता है तो वो शौक से तो नहीं जाता, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब भी कोई शख्स किसी महाजन के पास जाए या किसी साहूकार के पास जाए, IMF एक साहूकार है ना, महाजन है। जब आप साहूकार के पास जाते हैं तो आप उसी सूरत में जाते हैं ना कि जब आपकी लुटिया डूबी हुई हो और आपके पास घर चलाने के लिए कुछ ना हो तो आप किसी महाजन के पास जाएंगे, उससे जाकर पैसे मांगेंगे, उधार अपना घर चलाएंगे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अगर वहां जाता है, चाहे आज ये गए हैं या माजी में भी लोग जाते रहे, तो वो मजबूरन जाते रहे। लेकिन जब आज हुकूमत ये कहती है ना कि इमरान खान लैंड माइन बिछा के गया, तो मुझे उससे एक इख्तलाफ होता है। वो ये कि भाई वो बारूदी सुरंगें बिछा कर गया इमरान खान, बिल्कुल बिछा कर गया। वो खड़ा था ना उन्हीं बारूदी सुरंगों के ऊपर पांव रख के। फटती बारूदी सुरंगें तो इमरान खान भी फटता साथ ही, उसकी सियासत भी फटती। आपने उसका पांव उठा के अपना पांव रख दिया बारूदी सुरंग पर, क्यों रखा भाई?
یعنی اس حکومت نے پی ٹی ایم نے اگر پنگا لیا کہ بھی ہم نے حکومت چلانی، ہم بہتر جانتے ہیں کہ حکومت حکمرانی کیسے کرتی ہے، یہ نہیں جانتا. سو اب جواب لوگوں کو یہ نہیں دیا جا سکتا کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ جو ہم یعنی عمران خان اگر حکومت میں ہو تو بھی عمران خان برا، عمران خان اپوزیشن میں ہو تو بھی عمران خان برا. کسی ایک بات پہ رہنا پڑے گا نا. جب اچھا میرے پاس جب حکومت آئی تھی تو خان صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میں 100 دن میں بدل دوں گا، میں یہ تبدیلی لے کے آ جاؤں گا، میں فلاں کر کے لے آؤں گا. جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ بھی کہتے تھے مہنگائی بہت ہے. حکومت میں آتے ہیں تو پھر دیکھنے کا زاویہ اور اینک بدل جاتی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں جب یہ حکومت بتاتی ہے نا کہ عمران خان کی معیشت کتنی خوفناک چڑیل دیو ہیکل کسی بلا کی طرح تھی، مجھے عمران خان کی وہ تقریریں یاد آ جاتی ہیں جو اگست 2018 میں حلف لینے کے بعد عمران خان اور ان کی پارٹی کیا کرتی تھی، اور وہ ایسا ہی نقشہ کھینچتی تھی معیشت کا جیسی آج کی حکومت عمران خان کی معیشت کا نقشہ کھینچ رہی ہے. یہ عمران خان اس وقت کہا تھے کہ نون لیگ کی حکومت 9 ارب ڈالر کے ریزرو چھوڑ کر گئی ہے، وہ دیوالیہ ہو رہا ہے، اور میں 22 ارب ڈالر پر لے کر گیا. بھائی اب ہم کس کی بات مانیں اور کس کی نہ مانیں؟ ہم یا تو یہ چابیاں دے دیں نا سارے ہمیں اسٹیٹ بینک کی، میں اور آپ اور چلتے ہیں کیسے شریف صاحب. وہ مفتہ صاحب کہتے ہیں نا وہ کہاں ہے 22 ارب ڈالر، وہ لا کے دکھائے نہ نکلے تو 10 ارب ڈالر ہیں، ڈاکومنٹ میں تو 10 ارب ڈالر ہے. وہ کہاں گئے 22 ارب ڈالر جو تھے، یا 16 وہ کہتے تھے ہم چھوڑ کے گئے. ایگزیکٹلی. سو میری رائے یہ ہے، دیکھیں ہمیں جب آپ کسی کو حکومت پوری نہیں کرنے دیں گے نا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو بدترین حکمران ہوگا وہ کبھی بھی یہ مانے گا نہیں کہ میں بدترین حکمران، اور وہ مظلوم بن جائے گا جیسے عمران خان صاحب مظلوم بن گئے. ایگزیکٹلی. اللہ کو فروری 2022 میں عمران خان موسٹ انپاپولر لیڈر تھے، انہوں نے بلا وجہ سے اڑتا تیر گلے لیا، ان کو پاگل کر دیا. چلے شیلا صاحبہ کیوں کیا آپ نے ایسے؟ آپ نے عمران خان صاحب کو مظلوم بنا دیا، بارودی سرنگ پہ پیر بدل دیا. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ ہیں نا تجزیہ نگار کی حیثیت سے آتے ہیں اور ان کا تجزیہ درست نہیں ہوتا. اپوزیشن نے نہیں کہا کہ بارودی سرنگیں بچھائی ہیں، شیخ رشید نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اپوزیشن نے نہیں کہا. اور باقی سارے لوگ یہی بات کہنے ہم بارودی سرنگیں بچھا گئے، ہمیں پیٹرول کی ہمیں پتا تھا کہ ہم جانے والے ہیں، ہم نے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی معاہدے کے مطابق، اور جو بڑھائی انہیں واپس لے لی. پہلی بات تو یہ ہے امیر عباس صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بارودی سرنگیں بچھا کر اس کے اوپر کھڑے ہیں تو پاؤں ہٹانے کی صورت میں عمران خان نہیں اڑتے، پاکستان اڑتا، پاکستان ڈیفالٹ ہوتا، پاکستان کا مسئلہ تھا. عمران خان جسٹ ایک حکمران ہے جو چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا. اسی لیے جب لاش اٹھاتے ہیں سیاستدان جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کا پے. یہ نہیں کہتے کہ ہم ہٹ گئے تو اب ہمیں ہٹانا تھا تو ایٹم بم مار دیتے، یا یہ وہ نہیں کہتے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں ٹھیکیدار نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا مائی ڈیئر. ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ اس قدر بھیانک وقت میں جب صورتحال یہ ہو ہم اپنی سیاست کو گندا کریں، لیکن ہم نے اس کو بھی کوئی لشکر کشی نہیں کی جیسے کہ عمران لشکر کشی کرنے آئے تھے وہ لے کے. ہم نے جمہوری طریقہ کیا ہے، ہم نے جمہوری طریقے سے ہٹایا ہے، اور اسی لیے ہٹایا ہے کہ آج پاکستان کو دوست ممالک بھی جو ہیں وہ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اب جیسے میں نے پہلے اخبار کی ہیڈ لائنز اب کہتے ہیں یہ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اچھی خبریں آنا شروع. کیسے شریف صاحب، ہم نے امجد نیازی صاحب کے ساتھ آج آپ کے مہنگے سودے کس نے کیے تھے؟ ایل پی جی کے مہنگے سودے کس نے کیے تھے؟ اس میں تو اتنے پروگرام ہوئے، اگر اس کے بعد بھی انسان چیخ کے دفاع کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ دلیل جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے چیخنے سے. کیسر صاحب، یہ مہنگائی کی صورتحال جو موجودہ حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے جو کارنامے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل تھی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. جو اب کی اپوزیشن ہے، جو سابقہ حکومت ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب ہم تو پھر ٹھیک لے کے چل رہے تھے، انہوں نے 2-3 مہینے کے اندر بھٹا ہی بٹھا دیا. اتنی مہنگائی، اتنی لوڈ شیڈنگ، یہ صورتحال خراب. آپ بھی نہ ان سے خوش ہیں نہ ان سے خوش ہیں. پی ٹی آئی والے کل آپ سے کہہ رہے تھے کہ جناب وہ آپ تھوڑا انصاف کریں، ہماری اچھی باتیں بیان کریں.
तो आपको किसकी बातें अच्छी लग रही हैं और कौन सी बातें ज्यादा बुरी लग रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट का जितने मसाइल अवाम के जो हैं वो सामने आए, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन में इजाफा हुआ, IMF के जरिए कर्जों में बेपनाह इजाफा हुआ, तो तवक्को तो ये की जा रही थी कि ये हुकूमत जो है उन चीज़ों पर कोई रोकथाम का सिलसिला जो है वो करेगी और आवाम को रिलीफ देगी और आवाम को इस हुकूमत के जरिए कोई सुकून मिलेगा, ना कि मजीद तकलीफ और परेशानी में इजाफा होगा। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हम देख रहे हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट ने जहाँ पे ये मसाइल छोड़े थे, इन मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ। महंगाई को आप देख लें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को देख लें, गैस की कीमत को देख लें, बिजली की कीमत को देख लें। एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल हो गई है। वो उसके लिए 2 वक्त की रोटी पूरे करने के लिए उसको वसाइल जो हैं वो दस्तयाब नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अभी तक पीटीआई की पॉलिसियों का तसलसल है और वो सफर आगे बढ़ रहा है। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्होंने जो मुआहदे किए थे उनको उन पे अमल करना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि रियासत के मुआहदे थे। देखिए हाफ साहब, ये तकरीबन कोई अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के बजट्स को देखा जाए तो कुछ 30 के करीब बजट बनते हैं और इन 30 बजट्स में कोई एक भी ऐसा मंसूबा सामने नहीं ला सके कि जिससे IMF से निजात मिल जाए और मुल्क जो है वो खुद कफालत की तरफ पहला कदम उठाए और ये कर्जों की अदायगी का और ये जो सूद की अदायगी है इससे छुटकारे का कोई रास्ता हमें नजर आए। ये तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं ये इनका इस निज़ाम पर इतफाक है, इसी निज़ाम को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निज़ाम इनसे चल नहीं रहा और आवाम के जो मुश्किलात और मसाइल थी उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और लोगों के लिए अपनी जिंदगी गुजारना जो है वो मुश्किल हो गया और ये बार बार एक दूसरे पर डालते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है, पहले कहती थी ये मुस्लिम लीग नून का कसूर है, मुस्लिम लीग नून कहती थी ये जनाब पीपल्स पार्टी का कसूर है और फिर ये दोनों कहते थे ये मुशर्रफ साहब का कसूर है, मुशर्रफ साहब कहते थे ये पिछली हुकूमतों का कसूर है, पीटीआई कहती थी ये एक ऐसी म्यूजिकल चेयर है एक दूसरे को ब्लेम गेम करना और ये कहना कि ये फलां का कसूर है। अगर यही बातें करनी थी तो फिर इस तरह इतने बड़े पैमाने पर एफर्ट करके अवाम की खिदमत के नारे के साथ आना नहीं चाहिए था। फिर जो निजाम चल रहा था उसको देख लेते, चलने देते ताकि अवाम जो है वो पीटीआई को रिजेक्ट करती और बुरे तरीके से जो है वो एक्सपोज कर देती। मगर शैला साहिबा का पॉइंट ये है कि वो मुल्क जो है वो तबाह हो जाता है अगर हम हुकूमत ना बदलते। अमजद न्याजी साहब, माशी इस्तेहकाम बगैर सियासी इस्तेहकाम के मुमकिन नहीं है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम यह है कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम के बड़े मुहर्रिक हैं, वो सियासी अदम इस्तेहकाम फैला रहे हैं जिसकी वजह से माशी इस्तेहकाम नहीं आता। करने दें इनको हुकूमत, साल 1.5 साल, पता चल जाएगा, एक्सपोज हो जाएंगे, इनकी सूरत हाल भी पता चल जाएगी आवाम को। तारिक भाई, अमेरिका की दुम पे ये चढ़ के आए हैं, कुछ पुतलियों के जरिए ये हुकूमत कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि हमने इस मुल्क में इंतशार पैदा किया है। देखिए, दुनिया के जितने भी मायशी इशारिये नापने वाले इदारे थे, ब्लूमबर्ग था, इकोनॉमिस्ट था, अपने मूडीज थे, ये अच्छा वर्ल्ड बैंक था, इन इदारों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को राइट ट्रैक करार दिया था और इन्हीं के अभी इन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की दौर में जो इक्तिसादी सर्वे आया कि हम 6 पॉइंट को टच कर रहे हैं जो हमने इनको छोड़ के गए थे। हमने इनको एक रिकॉर्ड जो है वो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया है। अब इन नालायकों से, इन नायलों से, इन मीर जाफरों से ये कोई पूछे कि मुल्क की इकोनॉमी हम ठीक चला रहे थे या ये ठीक था, जहाँ पे कोरोना जैसे मुश्किल हालात में इंडिया जैसा मुल्क -7.7 चल रहा था और हम -1.1 थे। हमने अल्लाह ताला की मदद से मुल्क की इकोनॉमी को भी बचाया, लोगों की जो है उनको तकालीफ से भी बचे। करम अल्लाह का था, इंसान कुछ नहीं करता, इंसान कोशिश करता है। बात समझने की हमारी नीयत ठीक है, नीयत ठीक थी। हम इसको आज भी मुल्क को उस पाकिस्तान की तरफ लेके जाना चाहते हैं जिसके लिए ये पाकिस्तान हासिल किया गया था। अब मुझे बताएं, ये तो अमेरिका की यात्रा से अभी मतलब
फारिग नहीं हो मगर रहे। उन्हें सब और कहते हैं, वो भी आप पॉप कहते हैं कि अकेले सिर्फ उसी थे, वक्त वो ठीक भी- होगा जब आप हुकूमत में होंगे। आप हुकूमत में हो तो सब ठीक, आप हुकूमत में ना हो तो सब खराब। मेरी बात सुन लेना, हम हुकूमत में थे ना, हम रिस्पॉन्सिबल होते। क्या उस वक्त आपके ज़र मुबादला कितने थे? क्या आपकी लोड शेडिंग उस वक्त थी? क्या आपकी गैस की लोड शेडिंग थी? क्या हम मुश्किल तरीन वक्त गुजार नहीं रहे थे, जहाँ पे जो अशाए खुर्दनोश है वो दुनिया में टॉप पे थी? वहाँ फिर भी हम अपने लोगों को क्या उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे? आज इन लोगों ने, जहाँ पे हमने बिजली की कीमतें कम की, पेट्रोल की कीमतें कम की, लेकिन हम कम कर रहे थे, इंडिया ने कम की। आपके साथ वाला मुल्क है ना, उन्होंने अपनी पॉलिसीज के मुताबिक किया ना। अब मुझे बताएं कि आपने क्या कम किए या उनके गले पे छुरी फेर दी है? अब मुझे कोई बता दे। अब फिर तकरीरें करने से तो नहीं पाकिस्तान ठीक होता ना, या एनआरओ लेने से, तो सिवाय एफआईए में या दूसरे इदारों में अपने केसेस सॉल्व कराने से या पेशियों से मुस्तस्ना हासिल करने के अलावा इन्होंने किया क्या है? मुझे ये बता दें। ठीक, सिवाय चलिए, मैं एक लोगों को मतलब खुदकुशियां करने पे मजबूर ये लोग कर रहे हैं। मैं उस वक्त से डरता हूँ जब मुल्क में इंतशार आ जाए। खान इसीलिए जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क को इंतशार से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाने का वाहिद एक हल है, जिस पाकिस्तान एज ए फेडरेशन वो तो आज मजबूत करना है। तो वो कहते हैं कि नहीं पैसे चाहिए। इनके वापस ले आए और मेरी बात इलेक्शन सुनो, करा दें, मेरी- दो ही चीजें हैं। मेरी बात सुन ले, सिर्फ इलेक्शन नहीं हाफिज साहब चाहते हैं। हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं जो विल ऑफ द पीपल हो, द विश ऑफ द पीपल हो, चाहे वो किसी के बारे में भी हो। इसमें अगर लोग पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं ताकि मैंडेट मिले किसी को, वो फैसले कर सके, पॉलिटिकल फैसले और कर सके, अगर मईशत और के अगर आप फैसले। उस साफ शफाफ इलेक्शन में हार भी जाएं तो फिर आप उसको कबूल भाई, करेंगे? हमने ऐसा- कब कहा है? हमने कहा है कि किसी को मिल जाए, लेकिन हम मुल्क की अवाम को, अपने हकदारों को हक चले मिलना चाहिए। मैं एक वक्फा ले लूं अमजद। यहाँ सब वक्फे के बाद आते हैं तो इमरान खान साहब की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी और जो पंजाब की सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करें। वेलकम बैक नाजरीन। अमीर अब्बास साहब, इमरान खान साहब का फिर खिताब 2 जुलाई को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड, बहुत एक बड़ा हवा खान साहब ने बनाया। मुल्क के जलसे, फिर लॉन्ग मार्च, फिर कहा 6 दिन में आ रहा हूं, अब आ गए 2 जुलाई को जलसा। जो मोमेंटम खान साहब ने बिल्ड किया था वो आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है, या खान साहब भी आपको लगता है अब ज़हनी तौर पे तैयार है कि अभी हुकूमत बैठ गई है, आसानी से इससे जान नहीं छुटेगी? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पिछले हिस्से पे एक कॉमेंट करना चाहूंगा। देखें, 88 से लेकर 99 तक 2 जमातों की हुकूमत थी और किसी की हुकूमत 5 साल पूरी नहीं करने दी गई। ठीक, हम जब भी शैला साहबा मौजूद है, हम जब भी पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से ये सवाल करते हैं कि भाई आप लोगों के पास 10 साल थे 88 से 99 तक, आपने क्यों नहीं डिलीवर किया? एक ही जवाब होता था इन दोनों जमातों के पास कि भाई हमें तो 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते थे, हमें 2 साल बाद निकाल दिया जाता था, 2.5 साल। और ये मैं उस जवाब से इत्तेफाक करता हूं, ये बिल्कुल ठीक जवाब है कि जब आपने किसी को 5 साल के लिए मुंतखब किया है और आप उसको 2 साल देने के बाद उससे 5 साल का हिसाब मांगेंगे तो वो नामुनासिब है। मेरा ये कहना है कि भाई कोई इस मुल्क में कोई रिवायत, कोई रीत बेहतर डालनी भी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? जमहूरियत क्या है? तो लेकिन ये रिवायत एक तो शख्स खान को साहब 5 ने साल भी तो मिले। 2013 के इलेक्शन हुए और 14 में वो इस्लामाबाद में धरना लेके पहुंच गए कि जी खत्म करें। बिल्कुल उन्होंने पहुंचे, लेकिन नहीं खत्म हुई ना। एहतजाज करते, ये भी तो एहतजाज कर रहे। जब ये एहतजाज कर रही थी पीडीएम, मैं उनके एहतजाज का सबसे बड़ा एडवोकेट था। इनका राइट था एहतजाज करना, मैंने इनके एहतजाज को कवर किया पीडीएम के जलसों को। लेकिन ये राइट भी तो उनको कानून और आइन के मुताबिक था। नो कॉन्फिडेंस लाएं और बदल दें हुकूमत, बदल दी उन्होंने आइन के तहत। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। देखिए 2.5 महीने हो गए इस हुकूमत को, पूरे 2.5 महीने छोड़ दें, इन 2.5 महीनों का हिसाब भी मांगते, कहा सुना वापस। आज से आगे चल पड़े। आज के 2.5 महीने के बाद जब 5 महीने हुकूमत के पूरे हो जाएंगे, 6 महीने पूरे हो जाएंगे, अगर फिर भी इन्फ्लेशन हो, अगर फिर भी लोड शेडिंग हो रही हो, अगर फिर भी गवर्नेंस की शुरू, फिर ये क्या कहेंगे? यानी 6 महीने के बाद फिर ये कहेंगे कि नहीं इमरान खान फलाना। सो नहीं कहेंगे ना साहब। हम तो, हमारे तो बाल सफेद हो गए इस मुल्क में पिछले 20 साल से कवर करते हुए ये हर हुकूमत को। यही तो मसला होता है ना कि किसी को ये इस कवरेज में जल्दी सफेद हो गए अमीर अब्बास साहब, वरना इतनी जल्दी सफेद नहीं होने थे आपके बाद।
शैला नजर नहीं साहब, हो रहे थे। 6 महीने बाद भी आप यही कहेंगे, पहले मैं इसका जवाब आप मुझे दे दें कि 6 महीने बाद भी आप यही कहेंगे कि इमरान खान, कोई तो टाइम फ्रेम होगा जिसके बाद आपको जवाब देना होगा। क्या सही था आपके यहाँ? मुझे पहले ये बस इसका जवाब चाहिए। कर्जा आपने जो 2 हुकूमतें थी, पीपीपी और पीएमएलएन की, उन्होंने 10 साल में जितना कर्जा लिया, हम सब कह रहे थे कि आपने उसका 80% लिया। आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा नहीं 80 नहीं 76% लिया, 76 या 74%। तो कर्जा इतना, ट्रेड डेफिसिट यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क। क्या कहते रहते हैं आप लोग, एक्सपोर्ट बढ़ाई, इंपोर्ट जो है आपने उससे डबल कर दी, तो ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो उसको अगर खसारा हो रहा है, आप कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ी, तो सिर्फ टेक्सटाइल में बढ़ी थी, वो भी कोविड की वजह से, अदरवाइज इंपोर्ट बिल इतना ज्यादा है कि 76% ट्रेड डेफिसिट है। थर्ड ये कि आप कहते हैं कि जी हमारे यहाँ ज़राअत बढ़ी, अगर ज़राअत बढ़ी तो 2 महीने के बाद ही गंदम खत्म हुए, आपने सब कुछ इंपोर्ट किया। आप कहते हैं रोजगार दिया, हर सूबे में जो है एम्प्लॉयमेंट का रेशो कम हुआ है। तो मैं एक तो आपकी बात का जवाब दिया। अब आ गई बात अमीर अब्बास की। जी हाँ, हुकूमतें हटती थी, लेकिन जब 5 साल हमारी हुकूमत रही जिसमें वजीर आजम भी हटाया गया, उसमें हमने जो है 58-2P का खात्मा किया, शमसी बेस खाली कराई, सलाला के मामले पे हमने किया, हमने जो है सी पैक दिया, हमने जो है जो कुछ रेमिटेंसेस बढ़ाए, हमने जराई एक्सपोर्ट बढ़ाई। 5 साल बाद से अवाम को समझ आई, नहीं समझ आई, नून लीग आ गई। नून लीग ने जो किया, अमीर अब्बास कह रहे हैं इनको भी 5 साल करने देते पूरे, इनसे फिर हिसाब लेते 5 साल। एक मिनट, मैं इसी का जवाब दे रही हूँ। हम में से किसी ने इनका इलेक्शन नहीं माना, जहां पे ये हारे इन्होंने नहीं माना, लेकिन हमने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हमने कहा कदम बढ़ाओ, हम चार्टर ऑफ मईशत करें और हम आपका साथ दें। इन्होंने पहले 90 दिन कहे, साल के 3 साल 8 महीने हो गए। जब ये खबर आ गई कि भाई ये इंटरनेशनली जो मायदा किया IMF से ये पूरा नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्ट में चला जा सकता है, और इसके साथ साथ जो है ये भी हो सकता है और ये भी हो रहा है कि दोस्त ममालिक भी ना करें। IMF ने अपने वेबसाइट पे डाल दिया, तो उसके बाद इनके ऊपर से जब हाथ हटाए एस्टैब्लिशमेंट का, ये तो एक पेज पे थे, हमने तो पहले ही कहा था कि आप इन पे से हाथ हटा दें, एक दिन नहीं चल सकेंगे। जब नहीं चल सके तो हमें कोई जमहूरी तरीका लाना था, कोई तलवारें और ये सब निकाल के जो कुछ होता रहा है मुल्क में, 3-4 दिन पंजाब यरगमाल बना रहा और जो कुछ हुआ, ये तो नहीं हो सकता था। हमने एक जमहूरी तरीका किया, हमें तो गैर जमहूरी तरीके से हटाया जाता था, हमें तो खामखा हटाया जाता था, कारकर्दगी भी होती थी, फिर भी तो क्या हम पसंद नहीं आते थे। अब तो ये सबके सामने आ चुका है कि किस तरह से साजिश हुई और बीबी साहब। अमीर अब्बास साहब, अगर आप उसका मुझे शॉर्टली जवाब दे दे तो मैं नियाजी साहब की तरफ चला जाऊं। खान साहब का मोमेंटम। जी, खान साहब का मोमेंटम काफी हद तक टूट चुका है। खान साहब का मोमेंटम बन गया था जब उन्होंने अपना ये साजिश वाला बयानिया सामने लेकर आए। वो सही या गलत एक और बहस है, लेकिन जैसा तैसा भी था, उन्होंने उस मोमेंटम को पंजाब की हद तक काफी ज्यादा उसको पजीराई हासिल हो गई थी। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने अपने धरने को खत्म किया और गैर मुतवक्किल के तौर पर खत्म किया, हम भी यही मौजूद थे इस्लामाबाद में, हमें खुद हैरत हुई कि ये तो अभी 2 घंटे पहले की बात थी, वो कह रहे थे कि बैठेंगे नहीं उठेंगे, ये होगा वो होगा, फलाना ढमकाना, अचानक सुबह 7:30 बजे कह जाएगा भी हम घर जा रहे हैं। तो उसके बाद वो 6 दिन की तारीख, फिर 2 दिन, हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, क्या पिटीशन लेकर कि मैं एहतजाज करना चाहता हूं, हुकूमत को कहें मेरे पर आंसू गैस पे चलाए। ओ बाबा, मुजामत होती है, मुजामत के ऊपर खून नहीं बरसाए जाते। एक तरफ आप कहते हैं मैं मुजामत ही लीडर हूं, मैं नेल्सन मंडेला हूं, मैं नहीं हूं, तो भाई फिर आपको डंडे खाने हैं, फिर आपको आंसू गैस झीलनी है, फिर थाली में रख के किसी ने इंकलाब आपको नहीं देना था। ये क्या डाइकोटमी है? मैं मुजामत करना चाहता हूं लेकिन मुझे हाथ ना कोई लगाए, मैं मुजामत करना चाहता हूं मुझे पकड़े ना कोई। ये क्या बात हुई? पहले खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारी से बच के बैठे रहे, फिर बनीगाला में आके बैठ गए। वीडियो लिंक पे वो खिताब कर रहे हैं कौम के साथ, महंगाई के जलसों के ऊपर। ये जो पिछले इतवार को जलसा हुआ महंगाई के एहतजाज उन्होंने किया, वीडियो लिंक पे आप खिताब कर रहे हैं। भैया बाहर निकले अगर आप मुजामती लीडर है। चले नियाजी साहब, पहले अब अमीर अब्बास साहब के ये सब आर्गूमेंट का जवाब दे दें। आप लोग घबराते हैं आंसू गैस से, पुलिस के लाठीचार्ज से, मजाइमत से, और आप एक जो है वो बड़ी महफूज किस्म की सियासत कर रहे हैं, तो उससे तो फिर इनकलाब और तब्दीली नहीं आएगी। ना हम झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं।
आपने देखा होगा कि हमारे लोगों ने, आप देखें मैडम जासमीन राशिद साहिबा, हमाद अजहर, मुझे अपना इवन अपना हमारे उमर अयूब भाई, ये किस को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया? ये कौन सी जमहूरियत का है? और फिर भी आप अगर कहें कि जी हम, लेकिन ये तो न्याय साहब आप एक सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है ये कोई नई बात तो नहीं है सियासत में, आपने तो बचपन से आंख खोली है तो ये चीजें देखी हैं। बिल्कुल हम ये चीजें देख रहे हैं, लेकिन हम साल से नहीं देख रहे कि जहाँ जिस दिन धरना था और डी चौक के अंदर ये साजिश के जरिए अपने सफेद कपड़ों में इन्होंने पीटीआई के झंडे पकड़वा के वहाँ पे इनका जो प्रोग्राम, जो साजिश ये करना चाह रहे थे, उसका भी हमें इल्म है कि वहाँ पे ये क्या साजिश करना चाह रहे थे। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बदतरीन काम करने जा रहे थे जिसको खान साहब ने नाकाम बनाया है। हमने वो क्या था न्याय साहब, जरा इसकी तो वजाहत करें, यानी पीटीआई के झंडे पकड़ के। मैं जो XYZ में जो कह गया हूँ ना, तो बहुत सारे जो है जिनको पता है कि मैंने क्या कहा है, वो जानते हैं मैंने क्या कहा है। तो ये समझने वाली बात, ये इशारे ही काफी है आपके लिए। ये पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन काम होता, और मैं समझता हूँ जिसको खान साहब ने इस साजिश को नाकाम किया, पाकिस्तान की सालमियत के लिए उन्होंने फिर भी ये धरना इसलिए कि सब लोगों को खा के आप वापस जाएं, और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू किया। और आपने देखा कि पिछले दिनों भी हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी है, अब इंशाल्लाह 2 जुलाई को भी फिर दे रहे हैं। आप पूरा, लेकिन 2 जुलाई को आप एक जलसा करेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे, फिर सब लोग ईद मनाएंगे, फिर यही है स्ट्रेटेजी? नहीं तारिक भाई, ये आपको सिर्फ धरना नजर आता है और बहुत सारे लोगों की जो है ना काम पे टांग जाती है। आप थोड़ा सा फर्क समझे। वो मुस्कुरा रही हैं शैला रजा साहिबा, वो जो है ये मुस्कुराते रहे, इनको ये नहीं पता कि मुल्क के अंदर जो सॉफ्ट इंकलाब आ चुका है और वो तेजी के साथ मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और इनके सरों तक उस वक्त पहुंचेगा जब इनको समझ लिए जिस दिन इलेक्शन होगा और इनको अपने वोटों का भी पता चल जाना। ठीक है, ये अब सरकारी मशीनरी के जरिए ये सारा कुछ कर लेते हैं, उस पे करते हैं पंजाब वाले इलेक्शन पे। मैं जरा कैसर साहब इनकलाब तो आ गया, सॉफ्ट इनकलाब आ गया, लोग जो है ना वो कह रहे हैं इलेक्शन में पता चल जाएगा। आप लोग किस चक्कर में फिर ये महंगाई मार्च और ये सब कुछ? हाफिज साहब देखें, ये 74 सालों से मैं समझता हूँ ना मुल्क की तकदीर बदली, ना अवाम की किस्मत बदली, और ये जो नूरा कुश्ती है हमारी 3 बड़ी पार्टियों की, वो साल से पाकिस्तान की अवाम जो है वो देख रही है। आप पीटीआई को भी कैसर साहब उधर ले जाते हैं, वो तो कहते हैं हम सबके खिलाफ हम अकेले जंग लड़ रहे हैं, आप कहते हैं आप इनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। मैं न्याजी साहब को मशवरा दूंगा कि अगर वो अपने दावे में पीटीआई सच्ची है कि वो अवाम के हकूक की जंग लड़ रही है, तो गर्मी बढ़ी है, हमने 3 दिन का बहुत बड़ा ट्रेन मार्च किया है। आप 2 जुलाई की बजाय जमाते इस्लामी की जो मूवमेंट है उसको ज्वाइन करें। मेरा ख्याल है इस गर्मी के मौसम में ये जो जमाते इस्लामी की अवाम के लिए हकीकी एक तहरीक चल रही है, आप उसका हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। तो आपके आप इनको दावत देते हैं, न्याजी साहब आपको दावत देते हैं ना, आप कबूल कर रहे हैं ना वो कबूल कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है मामला। आप माजी के इत्तेहादी भी थे केपीके में इनके साथ। नहीं कर रहे कि हमने इनको मौका दिया, जब इन्होंने कहा कि भाई 1 महीना, फिर 6 माह, फिर कहा कि इतना हमें टाइम मिल जाए तो हम पाकिस्तान की डायरेक्शन को ठीक कर देंगे, तो इन्होंने मौका लिया लेकिन किया कुछ नहीं। अब हम इनको बता रहे हैं कि अवाम जो है उसमें आपकी पजीराई बड़ी खराब हो गई है, अवाम मौजूदा हुकूमत को भी पसंद नहीं कर रही। अब वक्त आ गया है कि हकीकत में लोगों को ये पता चले कि इस नूरा कुश्ती से कुछ भी अवाम को मिलने वाला नहीं है, इस मुल्क की तकदीर जो है वो संवरने वाली नहीं है। हम न्याजी साहब को दोबारा दावत देते हैं, बल्कि इमरान खान साहब को दावत देते हैं कि इस गर्मी के मौसम में आपके जो लोग, आप जहां से आए थे उसी गली से आप वापस चले गए हैं, अब दोबारा उस गली से आना बड़ा मुश्किल है। आप जमाते इस्लामी का साथ चले शैला साहब, आप जरा कुछ कहना चाह रही थी, आप फरमाइएगा। मैं एक तो ये बात कहना चाहती हूँ कि देखें इतने सारे हम ख्याल से लोग बैठे हुए हैं एंटी पीपीपी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ वो हम ख्याल किसी एक आध नुक्ते पे होते हैं, बाकी सारे मुख्तलिफुल ख्याल। ये देखिए
जमाते इस्लामी जो है वो पीटीआई के साथ जो है वो गवर्नमेंट में रही पिछली, और उसके बाद उन्होंने मालम जब्बा केस तो का स्कैम तो लाए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं। तो ये जो न्याजी साहब मुझे ये कह रहे थे कि एनआरओ तो सारे आपने लिए, चाहे मालम जब्बा केस हो, चाहे पीडो का केस हो, चाहे जो है आपका बीआरटी का केस हो। अब सबसे बड़ा एनआरओ आपका पार्टी फंडिंग केस था, जिसमें आप 8 साल उस पे 7 साल नाक बन के बैठे रहे। अब आपको इलेक्शन कमीशन से लेकर सब कुछ बुरा लग रहा है। रही बात देखिए जमात की, तो जमात मुझे नहीं मालूम कौन सी पार्टी को अच्छा कहेगी, क्योंकि मुशर्रफ के साथ भी वो थे और जिया के साथ भी थे, बाकी पार्टीज के साथ तो सिर्फ वो पीटीआई के साथ चले सूबे की हुकूमत में और उनके साथ रहे जब तक उनकी गवर्नमेंट रही है। उसके जाने के बाद केसेस वेसेस कुछ आए थे, बाकी तो नहीं आए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, पता नहीं कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बाद ये आपके साथ हूँ यहाँ पे, ये जो गवर्नमेंट आई है इसको, ये मैं अपनी बात जुमला पूरा कर लूँ, आप लोग फिर बात कर लीजिएगा। ये जो गवर्नमेंट आई है दस्तूरी तरीके से आई है, इसका काम है पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना, और क्योंकि नया मायदा इनके साथ ना कोई करता और पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता, हम नया मायदा भी करेंगे और इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं हो सकते। इन्हें मालूम है इन्हें कैंपेन चलानी है। इनकलाब तो फिजा में लटका रहा, नीचे कारकुन डंडे खाते रहे, वो हेलीकॉप्टर में रहा इनकलाब, और फिर बनी गाला से निकल के केपी में खड़ा हो गया। वहां पे लोगों को पेंशन और तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, लेकिन वहां का जहाज और वहां के वसाइल इस्तेमाल हो रहे, वहां के टीचर्स डंडे खा रहे, और वहां का कर्जा देख ले कि 7 साल में कहां चला गया, 97 या कितने अरब था, और अब देख ले कितना है। मेरे पास अभी फिगर नहीं है। पार्टियां जो हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के गमले की पैदावार हैं। मैं बड़े अदब के साथ शैला रजा साहिबा की बात का जवाब दे रहा हूँ कि आपकी पार्टी जो है वो जहां से बनी, जहां परवरिश हुई, जहां पर वो आगे बढ़ी, सबको पता है। जमाते इस्लामी वो वाहिद पार्टी है जो इस गमले की पैदावार नहीं है, और हम आपकी इसको पार्टी का हर एक के साथ पता है कि क्या क्या बांग्लादेश में और क्या क्या कहाँ पे हुआ। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि अगर किसी गमले में बनती तो मेरे लीडर को फांसी ना होती। इस्लामी पर बात की, पूरी दुनिया को पता है कि मुशर्रफ साहब के खिलाफ जंग किसने लड़ी, कितनी लड़ी, और कामयाबी पर आके मुशर्रफ साहब को बाहर भेजने वाले लोग कौन थे, सारी दुनिया जानती है। और ज़ियाउल हक साहब की जहां पर आपने बात की, जमाते इस्लामी ने पहले दिन से ज़ियाउल हक साहब की मुखालफत की। आज भी हम समझते हैं कि किसी किस्म का डिक्टेटर जो है वो इस मसले का हल नहीं है, बल्कि जमहूरी अमल जो है और लूली लंगड़ी जमहूरियत जो है वो आमरीत से कहीं बेहतर है। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है। हमजा शहबाज की हुकूमत के हवाले से भी हमने गुफ्तगू करनी है। अमीर अब्बास साहब, शॉर्टली, हमजा शहबाज साहब की हुकूमत खतरे में नजर आ रही है आपको? नहीं, मुझे अभी खतरे में नजर नहीं आ रही। एक तो जो 5 रिजर्व सीट पीटीआई को वापस मिल रही है, इसके बावजूद हमजा शहबाज इस वक्त खड़े हुए 177 वोटों पे, और ऑपोजिशन यानी पीएमएलक्यू और पीटीआई खड़े 173। तो 4 अभी भी एक्सरियत हमजा शहबाज के पास है। मजीद जो ये अब इलेक्शन है 17 जुलाई का, उसमें भी पता चल जाएगा कि हमजा शहबाज का क्या बनेगा। तो ये मेजॉरिटी आपको लगता है कि यहाँ पे भी एज है ज़िमनी इंतखाब में नून लीग को? देखिए, ज़िमनी इंतखाब में सिटिंग गवर्नमेंट को बहरहाल एक फेवर तो मिलती है। अगर सिर्फ पीटीआई के दौर में ये फार्मूला उल्ट हो गया था कि पीटीआई सिटिंग गवर्नमेंट थी, लेकिन वो कहते हैं हमने देखे साफ शफाफ इलेक्शन कराए, हुकूमत में होते हुए हार गए क्योंकि हम शफाफ इलेक्शन कराते थे। न्याजी साहब, खान साहब कह रहे हैं हमजा शहबाज की हुकूमत जारी है, कैसे जारी है? इंशाअल्लाह ताला। हाफिज साहब, पंजाब की अवाम जिस तरीके के साथ उठ खड़ी हुई है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर धांधला ना किया गया तो ये बहुत बड़ी चेंज एक होने वाली है। हम अदालतों में भी गए हैं कि ये इलेक्शन फेयर, एक तो इलेक्शन फेयर नहीं हुआ जो पंजाब असेंबली में हुआ है, और दूसरा हमें जो अगर बी टीम ना बनी इसकी जो इलेक्शन कमीशन, तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा टेक ओवर कर दी पंजाब को। जी शैला साहब, पंजाब की हुकूमत देखिए, जो मैंने आज सारा हिसाब किताब पढ़ा था, उसके बाद भी उनकी 4 या 5 सीट की बढ़तरी रहेगी। बाकी अदालत क्या फैसला करती है ये एक अलग बात है। लेकिन मैंने कुछ अरसा पंजाब में गुजारा है और मैं ये समझती हूँ
کہ نون لیگ کو برتری رہے گی جب ان کا بہت زور تھا، جب بھی جو ہے جب ان کے ساتھ سب ایک پیج پہ تھے، جب ان کی نیپیاں بدلائی جاتی تھیں بقول ان کے اسپیکر کے، اس وقت بھی جو ہے یہ برتری نہیں لے سکے تھے اور آزاد کے ساتھ حکومت بنائی تھی، اور اب تو جہاز اڑانے والے بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیسر شریف صاحب، ویسے تو حکومت کے ہونے نہ ہونے آنے جانے سے آپ کو فرق نہیں پڑنا، آپ نے تو ہر ایک کی مخالفت کرنی ہے، لیکن پنجاب میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ حافظ صاحب، ہم میرٹ پر مخالفت کرتے ہیں، ویسے ہم کسی کے ساتھ ہماری ذاتی کوئی لڑائی تو جھگڑا حمزہ نہیں ہے۔ شہباز میں کی یہ آپ سمجھتا حمایت ہوں کہ میں ہیں یا پنجاب کا میرٹ جو پہ مخالفت بحران میں ہے، ہے کیسر صاحب؟ یہ سیاسی بحران شدت اختیار کیا ہوا ہے۔ تمام حکومتوں کو، سیاسی پارٹیوں کو اپنے آئین کے دائرہ کار کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم تماشا بنے ہوئے ہیں پنجاب کی گورنمنٹ جس انداز میں ابھی تک جو سارا پروسیجر ہوا ہے، تو صاف اور شفاف الیکشن ہوں، عوام جس کو پسند کرے، جس کو ووٹ ٹھیک کرے، وہی رزلٹ سامنے آئے۔ تو میرا یہ خیال ہے ٹھیک، کہ عوام کے لیے، پنجاب کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ چلیں، کیسر شریف صاحب، امجد نیائی صاحب، امیر عباس صاحب، شیلا رضا صاحبہ، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔